बच्चे हैं छोटे छोटे जो ऐसे लावारिस घूम रहे हैं, पढ़ाई करने नहीं जाते। उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 2.5 साल 3 साल 4 साल के बच्चे भी बिना संभाल के माँ बाप चिंता ही नहीं कर रहे थे। हमको जानकारी करी भाई क्या कहाँ गए इनके माँ बाप, तो कहते मजदूरी करने चले जाते हैं और अड़ोस पड़ोस में किसी के भरोसे छूट जाते हैं और उनकी चिंता नहीं होती। तो ये बड़ा मन को यूँ लगा, एक बच्चा तो ऐसे खेलते खेलते एक टैंक था उसमें डूब गया। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई संग में कुछ नहीं मिलता, लेकिन संग में मित्र मिलते हैं और वो अच्छे मित्र मिलते हैं, और जिनके मित्र अच्छे हैं उनका जीवन धन्य है। सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जलें। ये भाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में प्रारंभ से ही सिखाया गया है। जब संघ की शाखाओं की बात होती है तो बात होती है संस्कार की, और ये संस्कार समाज में भी दिखें उसके लिए अनेक कार्यकर्ता निरंतर सक्रिय रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। ऐसी कहानियां जो बहुत से सेवा कार्यों के साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसी कहानियां जो समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए लगी हुई हैं, ऐसी कहानियां जो सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए लगी हुई हैं। और इस कार्य में लगातार 100 वर्षों से लाखों स्वयंसेवक अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए पूरी जिजीविषा और पूरी निष्ठा के साथ जुटे हुए हैं। ऐसे ही संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान गिरधारी लाल जी आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। गिरधारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गिरधारी लाल जी शर्मा सेवा भारती के जयपुर प्रांत के मंत्री हैं। तो सबसे पहले तो आपसे जानना ये चाहेंगे कि सेवा भारती संगठन जो है, जितना मीडिया रिपोर्ट्स की बात करते हैं हम देखते हैं तो यूँ ध्यान में आता है कि सेवा कार्य चलाते हैं, लेकिन एक तरफ मन में ये भी विचार आता है कि संघ की शाखाओं के माध्यम से भी एक सेवा विभाग और काम करता है। तो ये सेवा विभाग, ये भी संघ के ही कार्यकर्ता काम करते हैं, ये जो सेवा भारती है इसमें भी संघ के ही कार्यकर्ता काम करते हैं, क्या अंतर है दोनों में? दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। सेवा विभाग जो है वो संघ तो शुरू से ही सेवा कार्य करता आया है, लेकिन धीरे धीरे काम करते समय ऐसा लगा कि इसमें समाज का सहयोग जरूरी है, आर्थिक लेन देन भी करना पड़ेगा। इसलिए सेवा भारती की जरूरत पड़ी। सरकारी कानून कायदों को पूर्ण करना, इन चीज़ों के कारण एक अलग से सेवा संस्था सेवा भारती बनाई। बाकी काम वही है, सेवा हम भी स्वयंसेवक हैं, वो भी स्वयंसेवक हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से सेवा भारती केवल डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ये जरूरत महसूस हुई, भाई हमको एक संस्थान तो ये सेवा भारती की स्थापना कब किस प्रकार से हुई? ये जो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी थे, बाला साहब जी देवरस जी, तृतीय सरसंघ चालक, हाँ, उनके ही ये विचार थे। और उस समय परम पूजनीय डॉक्टर जी की जन्म शताब्दी 1989 में जी, ये धन संग्रह हुआ था एक पूरे संस्कृति रक्षा निधि के नाम से। तो वह जो कोष इकट्ठा हुआ, उससे फिर समाज के सेवा कार्य चलाने की योजना बनी समाज में, उसमें से फिर ये सेवा भारती का गठन हुआ। अच्छा, अभी तो सेवा भारती में आप काम कर रहे हैं काफी समय से, लेकिन चूंकि पुराने कार्यकर्ता हैं तो प्रारंभ तो वही संघ की शाखा, शिक्षण, अलग अलग जिम्मेदारियां वहां से हुआ होगा। तो जानना ये चाहेंगे कि पहली बार संघ से परिचय आपका किस प्रकार कैसे हुआ? मैं जयपुर में ही रहता हूँ, चांदपोल के एक पास मकान है, मोहल्ला है, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो वहाँ एक राकेश जी एक हुआ करते थे जो कोटा के रहने वाले थे, यहाँ पीडब्ल्यू में नौकरी करते थे, अविवाहित थे। वो सायंकाल जो है वो शाखा जाते थे और धीरे धीरे बच्चों को लेके जाते थे। मेरा सायं से ही संपर्क आया, मैं उस समय कक्षा 10वीं का विद्यार्थी था। और उस समय जब वो ऑफिस से आते थे तो मैं कई बार उनको मिल जाता, तो नमस्कार ऐसे ही हंसी मजाक में मुस्कुरा देते थे, मैं मुस्कुरा देता था। धीरे धीरे उन्होंने मेरे को कहा कि चलो खेलने चलते हैं, और मैं वहाँ, यहाँ पास में एक सीकर हाउस स्थान है तो वहाँ शाखा लगती थी। तो जब वहाँ खेलने जाने लगे तो आनंद आने लगा, और आनंद आने लगा तो धीरे धीरे फिर हमारी संख्या भी वहाँ बढ़ती रही। और एक बालपन होता है, खेलों में आनंद आता ही है, तो उस भावना के साथ में हम धीरे धीरे
उनसे जुड़े। कौन से सन की बात रही होगी ये लगभग? मैं 1974 में संघ से जुड़ा। 1974 में। आप जो सीकर हाउस की बात कर रहे हैं, चांदपोल के निकट का क्षेत्र है, उस चांदपोल के निकट सीकर हाउस की तरफ मेरा जाना हुआ कई बार। और पत्रकारिता के समय कुछ तथ्य इस प्रकार के भी सामने आए कि उस तरफ एक कोई पुरानी हवेली है, वहाँ स्वामी विवेकानंद एक बार आकर रुके थे। उस पर मैंने एक बार स्टोरी की, लेकिन जब मैंने स्टोरी की और वहाँ जाकर देखा तो मुझे लगा कि पूरा क्षेत्र एक प्रकार से मुस्लिम बहुल क्षेत्र दिखाई पड़ता है। जब आप 1974 में वहां जाते थे, लगभग 51 वर्ष पहले की बात हो गई है, उस समय क्या किस प्रकार का सामाजिक संरचना और जातिगत आधार पर किस प्रकार का माहौल था? वो जो स्थान है वो है खेतड़ी हाउस जी, जहाँ पर विवेकानंद जी आए थे। जी, जी। और वो वास्तव में मुस्लिम बहुल इलाका ही है। उस समय भी स्थिति तो ऐसी थी, थोड़े कम संख्या थी, लेकिन उसकी जो दशा थी वो जैसी 51 वर्ष पहले थी वैसी दशा आज उसकी वैसी की वैसी है। उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। 1974 में आपका शाखा जाना हुआ, 75 में आपातकाल लग गया, तो बहुत अधिक समय तो उस समय तो लगा नहीं होगा। तो क्या आपातकाल के समय जब संघ पर प्रतिबंध लगा, उस समय भी शाखा में जाना या मिलन या बिना ध्वज के शाखा, इस प्रकार की कुछ गतिविधियां रहती थी? हाँ बिल्कुल। मैं 1974 में जो संसद बना, थोड़े दिनों बाद ही एक नायला में शिविर लगा था। वह टेंटों में लगा था, बहुत बड़ी संख्या का शिविर था। उसमें माननीय सोहन सिंह जी उस समय विभाग प्रचारक बन करके यहाँ आए थे जयपुर में। उनकी सारी व्यवस्थाएं थी और उस समय प्रांत प्रचारक जो थे वो माननीय ब्रह्मदेव जी थे। तो जब वो सारी व्यवस्थाएं माननीय ब्रह्मदेव जी ने देखी तो उनके एक उद्गार निकले उनका कि व्यवस्था का ही दूसरा नाम सोहन सिंह है। और वो इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्था ने हमारे मन को छुआ और हम उस व्यवस्थाओं के कारण ही कुल मिला के वहाँ का वो वातावरण को देख करके, वहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके ही और फिर हम संघ में लीन हो गए। अच्छा, तो उसके बाद शिक्षण वगैरह आपके हुए होंगे? हाँ, मैं उसके बाद फिर आपातकाल लग गया जी। तो आपातकाल में भी मैं सक्रिय रहा। एक जगह फुटबॉल और एक जगह वॉलीबॉल, ऐसे 2 केंद्र में चलाता था। एक हमारे छत्तीसगढ़ के स्वयंसेवक हैं मांगीराम जी गोयल, वो यहाँ LLB करने के लिए आए थे। अच्छा। तो वो नगर का काम हमारे यहाँ का उनके जिम्मे था, वो रोजाना संभालते थे। और एक डॉक्टर दीपक जी शुक्ला, जो उस समय विक्रम सिंह जी के नाम से डॉक्टर विक्रम सिंह, अच्छा। ऐसा करके उन्होंने जयपुर से ही MBBS किया था। तो डॉक्टर विक्रम सिंह के नाम से वो गुप्त नाम रखते हुए, गाड़ी वाड़ी थी उनके, और वो हमको समय समय पर संभालते थे। तो उस संघ स्थान की जगह वो जो केंद्र थे हमारे वॉलीबॉल और फुटबॉल के, वहाँ हम आते थे, मिलते थे। और जैसे गुरुदक्षिणा हुई और हुई ऐसे कार्यक्रम, कमरे के अंदर एक छोटा सा ध्वज होता था जी, उसी ध्वज के सामने हमने गुरुदक्षिणाएं करी। बाहर जो है वो सार्वजनिक रूप से उस समय ध्वज नहीं लगाते थे, लेकिन फुटबॉल खेलने के बहाने या अन्य कई प्रकार के जो खेल है उसके उनके माध्यम से इकट्ठे होते थे। इस तथ्य से, इस बात से मैं दर्शकों को ये अवश्य अवगत करवाना चाहूंगा कि संघ की शाखा का, जो नित्य प्रति की शाखा का जो महत्व है, वो महत्व इसीलिए कहा जाता है कि रोज आप आते हैं तो उसके कारण जो है लगातार संस्कार का निर्माण है, चरित्र निर्माण है, वो आवश्यक है। और भगवा ध्वज को संघ ने गुरु माना है तो गुरु की छत्र छाया में एक प्रकार से वो प्रतिदिन का एक प्रकार का तप कहा जाता है। लेकिन जब प्रतिबंध लगा तो भी वो संपर्क, वो मिलन वो नहीं टूटे, लेकिन केवल ध्वज जो है वो आप लगाते हैं तो यूं कहा जा सकता है शासकीय जो भी पाबंदियां रहती हैं उनका भी इस प्रकार से निराकरण, समाधान खोज लिया जाता है कई बार। तो आपातकाल में बहुत से लोग जो है उन्होंने सत्याग्रह भी किया और सारी ये स्थितियां हुई। आपकी आयु क्या रही होगी उस समय? मैं उसमें 15 साल का था, युवा मतलब किशोरावस्था में ही थे एक प्रकार से। और मैं जब उस समय जब वैन लगा, पाबंदी लगी, तो यहाँ चौड़ा रास्ते में जो नाना जी की हवेली है, वहाँ पर संघ कार्यालय हुआ करता था। तो वो मैं देखने गया, समाचार आया कि संघ को सील कर दिया गया। अच्छा। तो मैं संघ कार्यालय वहाँ गया तो वास्तव में एक चपड़ी लगी हुई थी। अच्छा। तो पुलिस वाले और थे बाहर खड़े होंगे, वो नहीं दूसरे हॉल में थे। अच्छा। तो हमने देखा यार पुलिस वालों के कपड़े सूख रहे हैं, और इतना हमने देख करके हमको लगा कुछ गड़बड़, तो नीचे भाग के आए। फिर उन्होंने कहा कौन हो? तो मैंने कहा जी जयपुर कॉलेज में मिलने आए थे हम तो यहाँ पर पढ़ने के लिए। ये जयपुर दिखता नहीं, इधर है जयपुर कॉलेज। तो साहब ध्यान नहीं था। फिर हम जयपुर कॉलेज में चढ़ गए और फिर वहां से घर चले गए। इस प्रकार से नहीं तो यदि उस दिन थोड़ी और बातचीत हो जाती तो। लेकिन आपातकाल का भी एक
बहुत अनुभव रहा। पूरा जो 77 तक का जो समय था पूरा संघर्ष में रहा जी। और वहाँ पंपलेट हम जो हमारे पास आते थे छपे हुए उनको हम घरों में बांटना, सुबह 3 बजे 4 बजे ऐसा वो क्रम चलता था। तो एक उत्साह था, बाल्यावस्था थी, एक किशोरावस्था थी, तो काम करने की लगन और ऐसे छुप करके काम करना तो और आनंद आता था उसमें। निश्चित रूप से। फिर संघ शिक्षा वर्ग कब कब हुए आपके? फिर 1980 में मैंने प्रथम वर्ष किया। अच्छा। 82 में द्वितीय वर्ष किया और 83 में मैंने तृतीय वर्ष किया। ऐसा बहुत अधिक अंतर नहीं रहा, लगभग लगातार से ही मैं जब से स्वयंसेवक बना 1974 से आज तक सतत सक्रिय, लगातार सक्रियता। अच्छा, 1980 में आपने प्रथम वर्ष किया, तो उस समय भी प्रथम वर्ष 20 दिन का ही होता था? 25 दिन का था उस समय 25 दिन का होता था। उससे पहले 1 महीने का हुआ करते थे। अच्छा। लेकिन मैं जब करता मैंने 25 दिन का, यहीं राजा पार्क आदर्श विद्या मंदिर है जी, यहाँ लगा था। तो उस समय प्राथमिक शिक्षा वर्ग करने की कोई बाध्यता नहीं थी क्या, या वो भी नहीं, किया? उस समय बाध्यता नहीं थी, लेकिन मैंने किया, प्राथमिक शिक्षा वर्ग मैंने किया था। अच्छा, प्राथमिक शिक्षा वर्ग भी किया, उसके बाद 25 दिन का प्रथम वर्ष किया आपने। 25 दिन। उस समय 1980 की बात कर रहे हैं, लगभग 44 वर्ष हो गए उन बातों को। और अब इस समय भी जो संघ शिक्षा वर्ग होते हैं, व्यवस्थाओं के निमित्त आपका आना जाना तो रहता ही है, क्या कुछ अंतर आपको नजर आता है उस समय के संघ शिक्षा वर्गों में और अब इस समय जो वर्ग होते हैं उनमें? नहीं, समय जरूर कम हो गया, दिन जरूर कम हो गए, बाकी व्यवस्थाएं तो ऐसी ही हैं। हाँ, जो भोजन की क्वालिटी है, और क्योंकि उस समय गरीबी थी, गरीबी होने के कारण में, पैसा नहीं होने के कारण में शुल्क बहुत कम रखते थे, इसलिए दाल तो ऐसी बनती थी कि दाल ढूंढते रह जाओगे, डूबो तो दाल का दाना नहीं मिलता। लोग कहते थे खाने वाले खा लो, नहाने वाले नहा लो। ऐसी स्थिति, खाने वाले खा लो, नहाने वाले नहा लो, ऐसी दाल की स्थिति हुआ करती थी। लेकिन जिन लोगों ने वह संघ शिक्षा वर्ग किया, उनको आज आप कैसा भी कहीं भी भोजन दे दो, उनको बड़ा आनंद के साथ लोग भोजन करते हैं। सारे समझो की स्थिति है। आज तो बच्चे ये सब्जी नहीं खावे, वो नहीं सब्जी, उस समय के जो बालक हैं वो सब। निश्चित रूप से ये जो बात है बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 25 दिन के जो वर्ग हुआ करते थे, उससे पहले 1 महीने के भी वर्ग होते थे, तो एक प्रकार से वो तपस्थली हो जाती थी जो संघ शिक्षा वर्ग होते थे। और इस सीरीज के अंतर्गत हम कई पुराने कार्यकर्ताओं के साक्षात्कार जो ले रहे हैं, उसमें कई कार्यकर्ताओं ने ये भी बताया कि संघ शिक्षा वर्ग में जाने से पहले घर में जो भोजन करते थे उसमें नखरे उनके भी थे, लेकिन जब वहाँ 1 महीने का या 25 दिन का वर्ग उन्होंने किया और वहाँ जाकर देखा कि भाई किस प्रकार से क्या भोजन मिल रहा है, तो फिर इस दृष्टि से भी घर की याद आने लगी कि यहाँ से अच्छा तो वहाँ मिलता था। और जब वापस घर पे आके जो कुछ मिलता था वो सहजता से सहर्ष भोजन करने लगे, तो परिवार वाले भी आनंदित होने लगे कि ये जो है जहाँ संघ शिक्षा वर्ग में जाके आया, वहाँ जाकर आने से कुछ अच्छी आदतें भी निश्चित रूप से आ गई हैं। आज क्वालिटी में भोजन में अब तो और बहुत सुधार है, निश्चित बहुत सुधार है। वो तो होगा ही, क्योंकि जरूरी है, जैसा बच्चों का भी और का भी वहाँ का रहन सहन समय के अनुसार जो है परिवर्तन हो ही जाता है। ये तो चलिए व्यवस्थाओं की बात हुई। शारीरिक कार्यक्रम जो होते हैं, शाखा दोनों समय शाखा लगती है, सुबह भी लगती है, शाम को भी लगती है, उस समय भी 4 घंटे का शारीरिक होता है। 4 घंटे का शारीरिक होता है, तो उसमें तो कोई कटौती नहीं है, उसमें कोई कटौती नहीं, वो तो बराबर वैसे 2.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटा शाम। बौद्धिक वर्ग जो होते हैं, चर्चा वो भी 4 घंटे के होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। निश्चित रूप से लगभग 4 घंटे की शाखा और 4 घंटे के बौद्धिक सत्र, जिसमें वैचारिक जो पक्ष है वो भी स्वयंसेवकों का किस प्रकार से मजबूत हो, ये भी सारा विषय रहता है। अच्छा, जब संघ शिक्षा वर्ग आप करके आए, उसके बाद में क्या क्या जिम्मेदारियां प्रमुख रूप से क्या क्या आपके पास रही? मैं उस समय नगर सायं कार्यवाह था, उसके बाद में फिर मैं आगे मुझे बढ़ाया, फिर उसके बाद में नगर कार्यवाह रहा, भाग कार्यवाह रहा, फिर महानगर कार्यवाह रहा, फिर सह विभाग कार्यवाह रहा, विभाग कार्यवाह रहा, फिर प्रांत की टोली में प्रांत सह सारिक प्रमुख रहा, फिर प्रांत का सेवा प्रमुख का दायित्व आया। अच्छा, ऐसा 2010 तक ये क्रम चला। प्रांत के सेवा प्रमुख रहे 2010 तक। हाँ। और फिर उसके बाद सीधे सेवा भारती में आया। 2010 से लेके आज 2025 चल रहा है जी सेवा भारती। तो ये जो 2010 तक का जो कालखंड था, सीधे शाखा वर्किंग का ही काम था एक प्रकार से, और उसके बाद सेवा भारती में आए तो थोड़ा सा प्रकार बदल गया। जैसे आप बता रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग से संगठन बना, लिखा पढ़ी पूरी रखनी पड़ती है, हिसाब किताब रखना पड़ता है, ये सारी चीजें किस प्रकार से, क्या अपने आप को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत आई या उसी प्रकार से काम चलता रहा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी शाखा में वैसे ही जाना? बल्कि मेरे को तो अच्छा लगा सेवा भारती में आने से। अच्छा, शुरू में तो यूं लगा कि जैसे मेरे को निकाल दिया हो ना संघ में से। अच्छा, उससे मैं साल भर तो ऐसा लगा, लेकिन जब मैं सेवा के क्षेत्र में मुझे यहाँ दिया गया, उसके बाद तो मेरे को अब ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है। संघ में तो क्या था कि कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी, इसलिए एक काम पूरा नहीं होता था, 10 काम
दूसरे ऊपर पहले रहते थे, हाँ तो टेंशन दिमाग में रहता, और कभी शाबाशी का काम नहीं था। हाँ, वो सहजता से जो हो रहा है वो चल ही रहा हाँ, है वो काम। तो क्यों, काम करना ही है, हम्म, दायित्व पूरा करना। और ऐसा लगता था कि जो हमने किया वो अभी कम ही किया। अच्छा लेकिन सेवा भारती में आने के बाद में जो सेवा का कार्य है, हाँ। उससे लगता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, थोड़ा प्रेशर भी नहीं है, और भी क्योंकि काम ही इस प्रकार का सेवा का कार्य है। एक मन को ये संतोष भी होता होगा ना कि इतने वर्षों जो जिस संघ का काम किया हमने, उसका मूल भाव तो आखिर यही है ना कि सेवा समाज ही। में हम क्या करें, बिल्कुल समाज में जो सेवा काम करें, और फिर उसके बाद सीधे सीधे सेवा भारती बिल्कुल की बिल्कुल, ओर। सेवा का कार्य के नाते ही सेवा भारती बनी, और संघ का काम भी सेवा का कार्य है। जी। अंततोगत्वा सेवा में ही उद्धार है। हम्म, तो इसलिए जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जी। इस काम में जो जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि नहीं, हम बहुत पवित्र कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर तो रहे हैं। सेवा भारती के माध्यम से अभी जयपुर शहर की यदि हम बात करते हैं, तो किस किस प्रकार के सेवा कार्य चलाए जाते हैं? सामान्यतः तो यूँ सुनने में समझने में जो आता है कि जो वंचित बस्तियां हैं, कच्ची बस्तियां हैं, उनमें पढ़ाई का काम होता होगा, कुछ बच्चों को पढ़ाते होंगे, कुछ स्वास्थ्य की जांचें होती होंगी, इसके अलावा भी कुछ होता है? हमने पूरे जयपुर शहर में जो हमारी बस्तियां हैं, उनको हमने चिन्हित की हुई है, जहाँ काम करना है, जहाँ उपेक्षित, वंचित, पीड़ित, शोषित समाज रहता है, ऐसी बस्तियां हमने चिन्हित की हुई है। 259 बस्तियां जो है, अच्छा, वो जयपुर शहर में चिन्हित की हुई है। 259। हाँ, और जन्म शताब्दी अभी 2025 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होने वाली है। तो हमारा एक टारगेट था कि सब बस्तियों में हम काम खड़ा करेंगे, और आज जयपुर शहर के अंदर सभी 259 बस्तियों में हमारे प्रकल्प चल रहे हैं। किस प्रकार के प्रकल्प 4 चलते हैं? प्रकार के आयामों के प्रकल्प चलते हैं। शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं, स्वावलंबन के हैं, और सामाजिक के हैं। तो ऐसे मुख्य रूप से बाल संस्कार केंद्रों की संख्या ज़्यादा है, बच्चों में संस्कार का निर्माण हो, ऐसे तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी के बच्चे वहाँ आते हैं। और ऐसे ही सिलाई सेंटर, महिलाओं के लिए कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, ये चलाते हैं। और साप्ताहिक जो है वो चिकित्सकों के द्वारा वहाँ कॉलोनी में ले जा करके वो बैठते हैं। हमारी चल चिकित्सा वाहन के एक एम्बुलेंस भी चलती है, जो गलियों में, वहाँ बस्तियों में जा करके और दवा देती है। इस प्रकार के कार्य चलते हैं। बहुत सारे जो एनजीओ देखते हैं जो ये दावा करते हैं कि हम भी गरीबों के लिए, वंचितों के लिए काम करते हैं, सामान्यतः एक प्रकार से सर्वे करते हैं, देखते हैं, तो ये ध्यान में आता है कि उन संस्थाओं का 80% काम कागजों में होता है, 20% काम धरातल पर होता है। चूंकि संघ के कार्यकर्ता आप लोग हैं, प्रामाणिकता से काम करना ये एक बड़ी बात रहती है, और सीधे फील्ड में भी जाते हैं। तो पिछले 15 वर्ष आपको हो गए सेवा भारती के साथ काम करते हुए, कोई अनुभव कभी इस प्रकार का आया फील्ड में काम करते हुए कि जिसको देखकर हृदय बड़ा द्रवित हो गया हो, संवेदनशीलता की पराकाष्ठा हो गई हो कि हम कहाँ रहते हैं और हमारे समाज के ये बंधु कितना अभी भी मुख्य धारा से दूर हैं? कोई इस प्रकार की घटना कोई ध्यान में आती है? एक बीकेआई एरिया है अपना, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में। वहाँ पर हमारे 8-10 प्रकल्प चलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। तो हमारे वहाँ जब प्रकल्प चलते थे तो मैं प्रकल्प देखने के लिए जाता था, संभालने के लिए कभी कभी। तो वहाँ ये बात ध्यान में आई कि कुछ ऐसे बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं, छोटे छोटे, जो ऐसे लावारिस घूम रहे हैं, पढ़ाई करने नहीं जाते। उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे भी बिना संभाल के, माँ बाप चिंता ही नहीं कर रहे थे। हमको जानकारी करी, भाई क्या, कहाँ गए इनके माँ बाप? तो कहते मजदूरी करने चले जाते हैं, और या अड़ोस पड़ोस में किसी के भरोसे छोड़ जाते हैं, और उनकी चिंता नहीं होती। तो ये बड़ा मन को यूँ लगा। एक बच्चा तो ऐसे ही खेलते खेलते, एक टैंक था उसमें डूब गया। अच्छा। तो जानकारी मिल गई ऐसे बच्चा डूब गया, क्योंकि उसके माँ बाप मजदूरी करने गए थे, कि दूसरे के भरोसे छोड़ गया, उसने ध्यान नहीं दिया। इन बातों में से फिर ध्यान आया हमको, भाई हमको एक ऐसा सेंटर खड़ा करना चाहिए जो दिन भर माता पिता आराम से निष्फिक्र होकर के और अपनी मजदूरी करे, और वो बच्चे हमारे हवाले हों। तो आज वहाँ बीकेआई में 17 नंबर जो एरिया है, वहाँ पर एक सेंटर चलता है, यशोदा बाल सेवा केंद्र। यशोदा बाल सेवा केंद्र, वहाँ 60 बच्चे इस प्रकार के आप आते हैं, जो 2.5 वर्ष से और 5 वर्ष के उनके बच्चों की उम्र है। अच्छा। और जब माँ बाप मजदूरी करने जाते हैं तो वहाँ उसको छोड़ जाते हैं बच्चे को। अच्छा। और शाम को 5:30-6 बजे बाद जब वो आते हैं तब उनको ले जाते हैं। दिन भर की दिनचर्या, उनको पढ़ाना, उनको खिलाना, उनको भोजन कराना, खेल खिलाना, उनको सुलाना, ये सारी व्यवस्थाएं सेवा भारती करती है।
वहाँ हमने स्टाफ रखा हुआ है। जी, तो ये तो बहुत बड़ा काम है एक प्रकार से कि हम कहें कि 50-60 बच्चे इस प्रकार से रहते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था भी करनी है, उनको संभालने वाले लोग हैं, उनको भी वेतन देना है, तो इसके लिए अर्थ की पैसे की व्यवस्था कहाँ सब से? काम समाज के सहयोग से होता है और लगभग उसमें 1 लाख रुपया महीने का उसमें खर्चा है। अच्छा, उसके अंदर समाज की तरफ से वो होता सब समाज के सहयोग से होता है, सरकार से कोई मदद लेते नहीं है। और कभी सोचते भी नहीं, सारा काम। और भगवान पूरा पर्याप्त जितनी जरूरत है उतना हमको सहयोग मिलता है, भगवान की कृपा पूरी है। ये निश्चित रूप से इस तथ्य से समझा जा सकता है कि अक्सर हमने पहले भी संघ के कई कार्यकर्ताओं से सुना है कि संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है और इसके प्रत्यक्ष दर्शन यदि करने हो तो आप इस प्रकार के जो बाल यशोदा केंद्र जिस तरीके से सेवा भारती की ओर से चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं समाज में दो तरह के वर्ग आप देखते होंगे निश्चित रूप से। कुछ वर्ग वो हैं जहां बहुत संपन्नता है, वहां भी पति पत्नी यदि दोनों ऑफिस में जाते हैं तो उनके बच्चों को संभालने के लिए क्रैच हाउस आजकल जिनको कहा जाता है महंगे महंगे होते हैं और उनमें वो व्यवस्था रहती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए समाज का वो वर्ग जहां दो समय अपना पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, ऐसे में यदि बच्चों को छोड़कर जाएं किसके हवाले, तो ये चिंता की सेवा भारती ने निश्चित रूप से एक बड़ा प्रयास है। इस बात को कहीं ना कहीं उस तरीके से भी समझा जा सकता है कि मेरा कई कवि सम्मेलनों के मंचों पर जाना होता है तो वहाँ कई बार ये बात आती है कि दो वर्ग की बात होती है। एक वर्ग ऐसा है कि जो दिन भर भागता है इस पेट को भरने के लिए और एक वर्ग वो है जो भागता है इसलिए कि भोजन कैसे पचाया जाए। खैर ये विषमता है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जो बात हम कर रहे थे कि सेवा बस्तियों में जो जाकर काम करने की बात है, सामान्य रूप से कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं अपेक्षाकृत और जब आप वहां जाते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं और वहां एक प्रकार का ये भी भाव आता ही होगा कि बच्चा यदि 8-10 वर्ष का हो गया है, थोड़ा सा समझदार हो गया है तो उसको किसी न किसी काम में लगा दो, रोज के 100-200-300 रुपए भी लेकर आएगा। ऐसे में आप उनको पढ़ाने की बात करते होंगे, संस्कारों की बात करते होंगे, कई बार आमने सामने या विरोधाभास की सी स्थिति भी बनी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। क्यों, हर माँ बाप पढ़ाना तो चाहते हैं। अच्छा। तो बच्चे जो हम जिन बच्चों को ला रहे हैं तो छोटे हैं और बाकी जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं वो स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, माँ बाप इतने तो अब सजग हैं, ये जागृति आ गई। हाँ, निश्चित रूप से सब पढ़ाने के लिए भेजते हैं। अच्छा, तो ये तो एक प्रकार से शिक्षा वाला विषय हो गया जी। इसके अलावा और जो 3 आयाम आपके और हैं, कुछ केंद्र और चलते हैं हमारे, जैसे एक महेश नगर में हमारा एक विद्यालय है, लगभग 20 वर्ष से वो चल रहा है। जो कचरा बीनते थे बच्चे, ऐसे 5 बच्चों को हमारे वहाँ एक बिमला बहन जी हैं, वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से लाई। बिमला जी कुमावत, बिमला जी मीडिया में काफी उन पर स्टोरियां खूब छपी हैं। वो इसलिए लेके आई बड़ी मुश्किल से कि घर वाले बेचते नहीं थे कि तुम चले जाओगे तो कचरा कौन बीनेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, कचरा भी बीनेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। ऐसे धीरे धीरे उन्होंने अपने घर से उन्होंने प्रारंभ किया और आज 20 वर्ष हो गए। आज 350 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और मिडिल स्कूल वो है, अपना खुद का भवन है सेवा भारती का। और तो विमला जी कुमावत ने जो वो काम किया, शुरू किया, मैंने कहीं सुना किसी कार्यकर्ता से कि धन प्रकाश जी त्यागी जो वरिष्ठ प्रचारक रहे, बिल्कुल बिल्कुल उनकी प्रेरणा से और शायद उनके विमला जी के जो पति हैं वे भी कार्यकर्ता रहे होंगे, उनको कुछ कहा उन्होंने, कोई घटना ऐसी ध्यान में है आपको कुछ? नहीं, उन्होंने क्या कहा ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ बद्री जी बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं थे, लेकिन बिमला जी का जो आग्रह था वो ज्यादा था, इसलिए उनके नहीं चाहने पर भी वो आए। और आज भी बहन जी घर बार छोड़ कर गए और वो स्कूल में रहती है, वहाँ पर कुछ वहाँ बहनें बच्चियां रहती हैं उनकी संभाल के लिए, वो घर जाती ही नहीं है। अभी वहाँ कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? अभी 350 बच्चे। 350। और वहाँ से पढ़ के मैंने ऐसा भी सुना कि कई बच्चों की सरकारी नौकरी भी लग गई है। अभी एक तो बहन है राधा करके, वो यहाँ कोर्ट के अंदर जो है स्टेनो है। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि जिन लोगों को अवसर नहीं मिलते उनको यदि अवसर प्रदान करने का काम आप कर देते हैं तो कैसे जीवन बदलता है। सोचिए, कचरा बीनने वाले, एकदम फुटपाथ पे, कच्ची बस्ती पे जीवन यापन करने वाले लोग यदि सरकारी नौकरी में आ जाते हैं आपका थोड़ा सा सहारा लगाने से, इससे बड़ा आखिर क्या काम हो सकता है। जिस अंत्योदय की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया करते थे, मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ ये जो संगठन है सेवा भारती, निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आज साकार करने का काम कर रहा है और उसके अनेक उदाहरण हम सबके समक्ष हैं। तो शिक्षा को लेकर तो बहुत बड़ा काम और बहुत सारी चर्चाएं निश्चित रूप से सेवा भारती को लेकर होती हैं। इसके अलावा और क्या क्या गतिविधियां? और जैसे
एक ये अपना मेंटल हॉस्पिटल है हाँ हाँ, वहाँ राजा पार्क में, जो सेठी कॉलोनी सेठी में कॉलोनी जी। सरकारी जो है हम्म। वहाँ पर हमारे पिछले 40 वर्षों से वहाँ प्रकल्प चलता था। अच्छा। जो अटेंडेंट आते थे, जो वहाँ रहते थे उनके साथ में, उनके लिए फिर हमने उनको सूखा राशन हम उनको देते थे पहले। लेकिन जब यहाँ आवश्यकता महसूस हुई कि वो जो पागल व्यक्ति आता है इलाज के लाते हैं उसको 4-5 लोग साथ लेकर के आते हैं, तो उनके भोजन की व्यवस्था वहाँ प्रॉपर नहीं हो पाती। जी। फिर वो बड़े ढाबों पे जाते हैं या फिर महंगा भोजन करते हैं। तो सरकार ने हमको वहाँ जगह अलॉट करी अच्छा। और 2016 से लगातार 9 वर्ष हो गए जी। वहाँ अपना भोजनालय चलता है उन लोगों के लिए और लगभग 80-85 लोगों का भोजन रोजाना होता है। और शुल्क हम इसलिए लेते हैं कि ऐसा नहीं लगे हम फ्री में भोजन कर रहे हैं, इसलिए 10 रुपया एक टोकन मनी के रूप में लेते हैं और बहुत बढ़िया भोजन की व्यवस्था उन अटेंडेंटों के लिए ही वो रहती है। अक्सर एक बात मैं मंचों से कहा करता हूँ कि केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। जिस अन्नपूर्णा रसोई का संचालन सरकार करती है, ठीक उसी प्रकार का काम 10 रुपए में भरपेट भोजन और वो भी स्वाभिमान के साथ, ये भी उपलब्ध करवाने का काम सेवा भारती की ओर से हो रहा है। निश्चित रूप से बहुत ही अभिनंदनीय ये कार्य सेवा भारती का है। स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूकता के कुछ कैंप और इस प्रकार के भी लगाते स्वास्थ्य रहते होंगे? के लेकर के जागरूकता कैंप भी लगते हैं, मेडिकल कैंप, आंखों के ऑपरेशन कैंप भी लगते हैं जी। ये तो है हमारी गतिविधि। लेकिन जो नियमित चलने वाले प्रकल्प हैं उनमें डॉक्टर्स जो है हर वीक जो है वो कॉलोनियों में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, स्थान तय है और निःशुल्क दवा वितरण की योजना, परामर्श की योजना उनकी रहती है। उसके अलावा एक यहाँ पैथोलॉजी लैब चलाते हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाते हैं, बिल्कुल न्यूनतम दरों के अंदर, वाजिब दरों के अंदर। सेवा सदन में सेवा सदन में चलती है 22 गोदाम के बिल्कुल बहुत बढ़िया लैब चलती है, सारी जांचें उसमें होती है। अच्छा। सीटी स्कैन आपने ये बता ही दिया नो प्रॉफिट नो लॉस पर आप चलाते हैं, तो ये समझा जा सकता है कि मार्केट में जो जांच करवाते हैं लोग उनसे आधी रेट पर हमारे यहाँ उससे आधी रेट पर होती है, मार्केट की रेट हमसे डबल होती है। जी, निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य के लिए भी काम करना है, ये तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये जो एपिसोड है हमारा, ये सामान्य जनता के लिए बहुत उपयोगी इस प्रकार से भी हो सकता है कि कितनी जानकारियां और कितने सेवा कार्य चल रहे हैं। यदि आपको किसी प्रकार की बीमारी का अंदेशा है, डॉक्टर यदि आपको कोई जांच लिखता है, बाहर जाते हैं, कई तरह के कमीशन का खेल भी होता है, कई तरह की और भी चीजें होती हैं, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस पर सेवा भारती काम कर रहा है। क्योंकि सेवा के लिए काम कर रहा है तो केवल लागत मूल्य वहां पर आपसे लिया जाता है। एक मन में मेरे जिज्ञासा आ गई ये सारी बात करते करते, वो जिज्ञासा ये आ गई कि संघ का जो काम है वो तो सामान्यतः गुरु दक्षिणा के आधार पर चलता है, और सेवा भारती के जितने अभी आपने काम बताए ये तो एक बानगी है, इस तरह के बहुत सारे काम चलते होंगे। बहुत सारी राशि मुझे लगता है हर महीने इसमें व्यय होती ही होगी निश्चित रूप से। 10 रुपए में भोजन करवाने की बात हो, चाहे वीकेआई का जो आप यशोदा केंद्र कह रहे हैं वो हो, और भी कई तरह की चीजें हैं। तो इसमें जो लोग सहयोग करते हैं, क्या निश्चित रूप से कुछ प्रमुख लोग ही हैं, 150 लोग हैं कि वो ही प्रतिमाह कुछ करेंगे, या सामान्य समाज से भी आप सहयोग लेते हैं, या फिर हमारे जो कई दर्शक देखने वाले हैं और उनके मन में भी ये सेवा का भाव जगे कि कुछ कंट्रीब्यूशन हमें भी करना है, तो क्या वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे ऐसा कोई लिमिटेड लोग नहीं है क्योंकि बड़ा बजट है जयपुर में, लगभग 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष सेवा भारती जयपुर शहर की समिति है वो खर्च करती है। अच्छा। वो सारा पैसा जन सहयोग से होता है। तो वो जन सहयोग का प्रकार क्या है? क्या आप वर्ष में एक बार करते हैं, अभियान चलाते हैं, क्या करते हैं? हम अभियान चलाते हैं जनवरी में मकर संक्रांति का जो समय होता है उसमें संघ पूरा सहयोग करता है हमको। अच्छा। और हमारे कार्यकर्ता भी लगते हैं और संघ के कार्यकर्ता भी लगते हैं, सब मिलकर के जो धन संग्रह होता है वह हमको मिलता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कभी भी आज तक कमी नहीं पड़ी भगवान की कृपा से। जितना हम चाहा, जो हमारा बजट था वो हमको जनता ने पूरा किया। तो ये भी चीज एकदम संघ में कहा जाता है कि यदि आर्थिक विषय भी है तो पूरी पारदर्शिता से काम होता है। गिरधारी जी ने स्पष्ट किया कि मकर संक्रांति के आसपास, चूंकि सामान्य जनमानस में भी दान पुण्य का एक बड़ा महत्व रहता है, एक भाव भी रहता है, उस समय सेवा भारती के कार्यों के लिए धन संग्रह किया जाता है। आपके भी आसपास में यदि कोई कार्यकर्ता इस प्रकार के आए, कोई संघ के कार्यकर्ता, सेवा भारती के कार्यकर्ता, तो आप उनके साथ जुड़ के अपना उसमें सहयोग कर सकते हैं। एडीजी के तहत उसमें छूट भी है। अच्छा, अब आपसे जानना ये चाहेंगे कि जो जिस तरीके से संघ की ये 5 दशक की यात्रा आपकी चली आ रही है, इसमें जब युवावस्था होती है तो मन में कुछ आदर्श बनते हैं, कुछ
संघ के पदाधिकारी, कुछ प्रचारक, उनको देख के मन में भाव आता है कि वो इतना समय लगा रहे हैं, मुझे भी और समय लगाना चाहिए। उस समय के कोई प्रचारक इस तरह के ध्यान में आते हैं कि जिनके व्यक्तित्व का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हो? संघ का जो काम है वो प्रचारक ही हमारे आदर्श हैं, और प्रचारकों को देख करके ही प्रेरणा से ही जो ग्रस्त कार्यकर्ता है वह, क्योंकि जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है ऐसा सोचते हैं, और उनका जीवन एक्चुअली देखते हैं कैसा जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमारी भी वो इच्छा होती है और कार्यकर्ता उस लगन में लगते हैं। तो ऐसे उस समय के जो हमारे कार्यकर्ता थे, माननीय अस्थिमल जी भाई साहब, माननीय मूलचंद जी भाई साहब अभी हैं वर्तमान में, अस्थिमल जी हैं, नरमोहन जी हैं, सोहन सिंह जी भाई साहब हैं। उनके साथ का कोई प्रसंग, आपको कोई घटना कोई ऐसी याद आती है जो जिसका मन पर कोई प्रभाव, कुछ याद आ रहा हो तो हो जाए, नहीं तो कोई नहीं, अस्थिमल जी भाई साहब जो है हमारे, वो बड़े सहज स्वभाव के व्यक्ति, और एक बार जिस कार्यकर्ता का नाम याद रख लिया वो जीवन, ऐसे तो कई हमारे प्रचारक हैं, अभी थोड़े दिनों पहले अभी चले गए माणक जी भाई साहब, वो उनमें भी ये खूबी थी। तो बहुत बढ़िया तरीके से संभालना, कुल मिला के जो संभाल होती थी कार्यकर्ता की, उस संभाल के कारण ही कार्यकर्ता एक कहते हैं कि सुख दुख के हम साथी हैं। जो हम संघ के कार्यकर्ता होने के नाते हम एक दूसरे के सुख के भी साथी हैं और दुख के भी साथी हैं, और ऐसे जीवन में मैं आज 67 वर्ष का हो गया, जीवन में जाने कितनी परिस्थितियां ऊपर नीचे हुई, उस विपत्ति में मेरे जो संघ के साथी थे उन्होंने पूरा सहयोग किया। मैं ज़्यादा समय देने के कारण मुझे हो सकता है कि मेरे पीछे से, मतलब मेरे सामने जाओगे तो माँ डांटेगी कि ये दिन भर डोलता रहता है, लेकिन मेरे पीछे से जाओगे तो माँ हमेशा कहेगी नहीं, संघ का बहुत बढ़िया काम है और ये अच्छा कार्य है, मेरा बच्चा अच्छा काम कर रहा है। निश्चित रूप से पुराने जो प्रचारक हैं उनके नामों का उल्लेख हुआ, उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व और व्यवहार जो था, संघ का कार्य ऐसा कहते हैं कि स्नेह से ही आगे बढ़ता है। स्नेह और संपर्क, ये दो सबसे बड़ी चीजें हैं संघ के पास में, जिसके कारण ये काम बढ़ा है। बहुत से लोग रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं कि आखिर संघ का काम आगे कैसे बढ़ता है, और इतना तक सुना है मैंने तो हास परिहास में कि कई लोगों ने जासूसी करने का प्रयास किया कि आखिर ये 1 घंटे की शाखा में होता क्या है। ये 50 मिनट तो खेलते रहते हैं, लेकिन आखिर में जब प्रार्थना होती है उस समय सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, 4-5 लाइनों में, पीछे से एक व्यक्ति आता है, सबसे जो आगे खड़ा होता है उसके कान में कुछ कहता है, फिर एक व्यक्ति साइड से चलकर आता है, वो उनकी सबकी बात अपने कान में सुनता है, फिर वो सामने वाले को जाके कहता है। तो लोग ये सोचते रहते हैं कि आखिर ये जो लास्ट में कान में कुछ कहते हैं शायद यही कोई सूत्र वाक्य होता होगा, लेकिन वास्तव में दर्शकों के लिए ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उस समय वो कोई सूत्र वाक्य नहीं होता, वो संघ की 1 घंटे की शाखा की जो प्रक्रिया है वो है। सूत्र वाक्य तो है सबसे बड़ा स्नेह और साथ में संपर्क। तो जो अभी प्रचारकों की बात हो रही थी, हस्तीमल जी की बात हुई, मुझे ध्यान आता है कि उनके साथ जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया होगा उनको ध्यान में आता होगा कि सदैव वो हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता चेहरा, और चेहरे में भी उनकी आंखें और उनके गाल आप यदि देखते होंगे तो लगता है कि वो जैसे अलग ही मुस्कुरा रहे हैं। इसी प्रकार से माणक जी के बारे में चर्चा हुई, अभी उनका देवलोक गमन हुआ। माणक जी के लिए जो मैंने सुना है कि संघ शिक्षा वर्गों में जब वो जाते थे तो जब भोजन के लिए कार्यकर्ता बैठते थे तो पहले कार्यकर्ता से लेके और आखिरी कार्यकर्ता तक सबसे शुरू में 2-3 दिन तक नाम पूछते जाते थे, और फिर 3-4 दिन बाद में वहां से प्रारंभ करते पहले कार्यकर्ता से, और आखिर के कार्यकर्ता तक उनके नाम बताते जाते थे। तो सबके नाम याद कर लेते थे। ये एक बड़ी विशेषता माणक जी की रही। अभी हाल ही में देवलोक गमन हुआ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये तो बात हुई प्रचारकों की, लेकिन एक अनुमान के आधार पर ये कहा जाता है कि जितने प्रचारक हैं उनसे 200 गुना ज्यादा, या और भी कहिए कि और भी ज्यादा गृहस्थी कार्यकर्ता काम करते हैं, और वो कार्य का एक मूल और मजबूत आधार भी होते हैं। तो जब आपने काम किया तो संघ में तो संभाल वाली भी परंपरा है कि कार्यकर्ता को जो है उनसे ऊपर के कार्यकर्ता वो संभालते हैं। आपके साथ ऐसे जयपुर में काम करने वाले खासतौर पर कौन कौन कार्यकर्ता हैं? मेरे जीवन में मैं गरीब परिवार का बालक रहा, और गरीबी में परेशानियां बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन उस पूरे कालखंड में जितने भी मेरे संपर्क के या जो दायित्व जिनके पास था संभालने का, उन्होंने पूरी संभाल करी, और उस पूरी संभाल के कारण ही घर पे एक छाप बनी। और मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते, आज भी लोग कहते हैं अरे भाई इतना समय कौन देता है, ये तुम क्यों देते हो, क्या फायदा। मतलब समाज में सोच है समय वहीं दो जहाँ कुछ फायदा हो, तो आपको क्या फायदा, फायदा का मतलब नगद आर्थिक फायदा क्या है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई संघ में कुछ नहीं मिलता,
लेकिन संघ में मित्र मिलते हैं और वो अच्छे मित्र मिलते हैं, और जिनके मित्र अच्छे हैं उनका जीवन धन्य है। तो संघ में बहुत अच्छे मित्र मिलते हैं, और संघ का काम का एक आधार यह है, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है, दिव्य ऐसे प्रेम में ईश्वर स्वयं साकार है। क्या बात है। यही जो भाव है गीत के, इसी भाव को लेकर संघ चलता है। और आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 2 महीने बाकी हैं जी। तो बहुत ही बढ़िया ये कार्य 100 वर्ष की गाथा। निश्चित रूप से संघ के कार्य का आधार शुद्ध सात्विक प्रेम, और ये गीत की पंक्तियां भी गिरधर जी ने अभी हम सबके समक्ष उन्होंने बताई ही। कभी कोई ऐसा संघ का काम करते हुए कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा प्रसंग, कोई घटना ध्यान में आती है कि कोई मुसीबत का समय हो, संकट का समय हो, और उस समय किसी कार्यकर्ता ने, जैसे आपने कहा मित्र बहुत अच्छे बन जाते हैं, क्या कोई घटना भी याद आती है कोई जो दर्शकों को हम बता सकते हैं कुछ? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे बीमारी के समय संभाल हो, मैं 1976 में जब संसद बनाई था, 74 में बने थे। हाँ, और 76 में तो आपातकाल का भी समय था जी। उस परिस्थिति में भी मेरे टीबी हो गई। अच्छा। और मैं तो बिल्कुल सामान्य परिवार नहीं, गरीब परिवार का बालक था। तो मेरे को संघ के जो प्रचारक थे, जिनके मैं कह रहा हूँ दीपक जी, हाँ। उन्होंने मेरे को भर्ती कराया, और 2.5 महीने तक पूरी संभाल में 2.5 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा। अच्छा। और मैं 35 किलो का भर्ती हुआ था। हाँ। 2.5 महीने उनकी संभाल के कारण मैं 55 किलो की मेरी छुट्टी हुई। अच्छा, तो ये 20 किलो वजन मैंने वहाँ, और पूरी संभाल दीपक जी ने मेरी करी। आज भी दीपक जी से वैसे ही संपर्क मेरे हैं। आज भी मेरी उनसे बात हुई है फोन पे। निश्चित रूप से संघ के कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल मित्रवत रहते हैं, और जैसा संघ में कहा जाता है, हिंदवः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, तो वो जो सहोदर भाइयों का सा स्नेह है वो रहता है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रहता, किसी प्रकार का और कोई आगे पीछे रहने का वैसा कोई भाव नहीं रहता। शताब्दी वर्ष संघ का आने वाला है, और संघ के स्तर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम होने हैं, अनेक प्रकार के लक्ष्य लिए जा रहे हैं विविध संगठनों के द्वारा भी। और ऐसे में सेवा भारती ने भी क्या कुछ तय किया है, शताब्दी वर्ष में क्या कुछ करने वाले हैं? सेवा भारती ने, संघ का ही निर्देश है कि जो भी हमारे विविध संगठन है वो कोई बड़ा आयोजन नहीं करेंगे, तो संघ के साथ ही जो संघ की योजना है जी, उसी के हिसाब से चलना है। हमारे घर घर संपर्क होंगे, हिंदू सम्मेलन होंगे, इस प्रकार के जो काम है, विजयादशमी जो अभी आ रही है, उस पे बस्ती से विजयादशमी कार्यक्रम होंगे, इस प्रकार के जो कार्य है, सामाजिक समरसता की बैठकें होंगी, यही काम जो दूसरे संगठन है उनमें सहयोग उनको भी करना। संघ के जो काम है उनमें हम भी समझौते हैं, इसलिए अलग से न करके उनके साथ कार्यों में हम भी सहयोग करने वाले हैं। लगभग 5 दशक से ऊपर की आपकी ये यात्रा है, काम करते हुए आपको अनुभव हो गया है। अब जो इस दौर में नए लोग जुड़ रहे हैं, जैसे कि अभी पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो रहा है, और जॉइन आरएसएस के माध्यम से भी नए युवा जो हैं टेक्नोलॉजी को जो समझते हैं, वो वहाँ कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जो है वो संघ से जुड़ रहे हैं, फिर बाद में आते हैं। तो ये जो नई पीढ़ी आ रही है जॉइन आरएसएस के माध्यम से मान लीजिए, या फिर संघ की शाखाओं को देखकर जो नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? समय की आवश्यकता है, जैसे जैसे समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है। उस समय मैदान पे ही सब कुछ हुआ करता था। मैं जिस शाखा में जाता था, साइम शाखा में, वहाँ 150 उपस्थिति मेरी रहती थी। अच्छा। संघ की शाखा की, जो मैं सीख रहा हूँ उसकी बात करता हूँ। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। आज बालकों की संख्या परिवार में कम हुई, 1 बालक 2 बालक, जिनको हम डॉक्टर इंजीनियर वकील बनाने में लगे रहते हैं, तो मिट्टी लगनी ही नहीं चाहिए। तो उनके लिए अब ये जो व्यवस्था है दूसरी, ये अच्छी व्यवस्था है, और कुल मिला के वैचारिक जो है वह ज्ञान उसमें बढ़ ही रहा है, और निश्चित रूप से संख्या संघ की बढ़ रही है। तरीका जरूर बदला है जी। जो मैदान में जो संख्या होनी चाहिए वो कम होकर के भी जब जब जरूरत पड़ती है वो संख्या का प्रदर्शन। पर जो नए कार्यकर्ता अभी आ रहे हैं उनको क्या कुछ सूत्र वाक्य कुछ बताना चाहेंगे संघ के काम को लेकर? कुल मिला के संघ में स्वार्थ की कोई जगह नहीं है। अगर कोई ये सोच के आता है तो वो अपना समय खराब कर रहा है। इसलिए निस्वार्थ भावना से जो आवे देश प्रेम के लिए, तो उसका स्वागत है, वही यहाँ टिक पाएगा। बाकी जो अन्य कई तरीकों के कारण आते हैं कि हम शायद इस रास्ते से आगे कहीं और कहीं चले जाएंगे, उनको सफलता सामान्यतः मिलते नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात गिरधारी जी ने इस कार्यक्रम के अंत में कह दी है कि
निस्वार्थ भाव से राष्ट्र प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए, समाज सेवा के लिए जो भी कोई व्यक्ति आना चाहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनका बहुत स्वागत है। और ठीक इसी प्रकार की बात इस समय के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी आशा अपेक्षा के साथ यदि संघ में आ रहा है तो उसको निराश होकर ही जाना पड़ेगा। यहाँ लेने वाला मामला कुछ नहीं है, यहाँ तो आपको देना ही देना है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसी भाव को लेकर यदि आप आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप संघ में लंबे समय तक टिके रहेंगे, आपका मन प्रसन्न, प्रफुल्लित और आनंदित रहने वाला है। लेकिन यदि किसी अपेक्षा के साथ आ रहे हैं कि मैं 2 महीने 4 महीने संघ की शाखा में जाके 1-2 वर्ग करके कुछ बड़े पदाधिकारियों से संपर्क करके मेरे काम निकलवा लूंगा, तो सिवाय कष्ट के और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए निस्वार्थ भाव से इस भारत माता की सेवा के लिए सभी लोग जुटे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस कार्यक्रम को विराम। गिरधर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही किसी व्यक्तित्व के साथ जिनका सफर कम से कम है 5 दशक का संघ के साथ। तो बने रहिए आप हमारी इस श्रृंखला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।